दिनांक 13 अप्रैल साल 1919। समय दोपहर के तकरीबन 3 बजे। स्थान अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। आज के दिन बैसाखी थी, पंजाब का सबसे मेन फेस्टिवल। हर तरफ खुशियां, बधाइयां और उल्लास का माहौल। बैसाखी की खुशी में पंजाब के लोग कुछ पल के लिए ब्रिटिश सरकार के तमाम अत्याचार को भूल चुके थे। सुबह से ही अमृतसर के गुरुद्वारे में लोग अपने लोगों के लिए दुआएं मांग रहे थे। अमृतसर के गुरुद्वारे से निकलने के बाद सबके कदम धीरे धीरे जलियांवाला बाग की ओर बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे दिन का सूरज चढ़ता जा रहा था, जलियांवाला बाग में लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। दूर दूर से लोग यहां पहुंच रहे थे और ब्रिटिश सरकार के काले कानून के विरुद्ध बिगुल फूंकने के जोश में थे। लेकिन इसी अमृतसर शहर में एक ऐसा खूंखार जनरल बैठा हुआ था जो कि आज सुबह से ही जलियांवाला बाग पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा था। जैसे ही जलियांवाला बाग में लोगों की भीड़ लगनी शुरू हुई, तुरंत जनरल डायर के मुखबिर ने उस तक खबर पहुंचा दी। हिंदुस्तानियों को सबक सिखाने की आग में जल रहे जनरल डायर को जैसे ही जलियांवाला बाग में भीड़ के इकट्ठा होने की खबर मिली, उसने तुरंत अपने सिपाहियों को तैयार करना शुरू कर दिया। जनरल डायर के सिपाही भी अपनी बंदूकें तैयार करके बैठे थे। अब उन्हें बस जनरल डायर के इशारे का इंतजार था। डायर के एक इशारे पर वो किसी को भी मौत के घाट उतारने के लिए तैयार थे। जनरल डायर ने अपने सिपाहियों की टुकड़ी को जलियांवाला बाग ले जाने के लिए तैयार कर लिया था और फिर सिपाहियों की टुकड़ी धीरे धीरे जलियांवाला बाग की ओर चलने लगी। जनरल डायर अपनी खुली गाड़ी में बैठा, उसके पीछे पीछे सिपाहियों की भीड़ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ने लगी। यूं तो पूरे अमृतसर में धारा 144 यानी कि कर्फ्यू लागू हुआ था, लेकिन बंदूक से लैस इतने सारे सिपाहियों के एक साथ कदम ताल की आवाज सुनकर हर कोई सहम उठता था। जिस सड़क और जिस गली से जनरल डायर अपनी फौज लेकर निकलता, वो गली, वो सड़क उसके खौफ से थर्रा उठती। शाम के लगभग 5:15 पर जनरल डायर अपनी फौज लेकर जलियांवाला बाग पहुंच गया था। इस बाग में पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही सकरी गली थी, जिसमें जनरल डायर की गाड़ी भी नहीं जा सकती थी। ऐसे में उसे गली के बाहर ही गाड़ी से उतरना पड़ा। जलियांवाला बाग में कांग्रेस नेता कन्हैया लाल भाटिया भीड़ को संबोधित कर रहे थे। जनसभा अपने पूरे जोर पर थी। हजारों की भीड़ बड़े उत्साह से अपने नेता कन्हैया लाल भाटिया की बात सुन रही थी। तभी बाग के भीतर आने वाली एकमात्र सकरी गली में सैनिकों के पैदल मार्च की तेज आवाज गूंजने लगी और इस जनसभा में पीछे की तरफ बैठे कुछ लोग गली की तरफ मुड़कर देखने लगे। कुछ ही पलों में सैनिकों के पैदल मार्च की आवाज यहां पर भाषण दे रहे कांग्रेस नेता कन्हैया लाल भाटिया के कान में भी पहुंची और फिर उनके लफ्ज जुबान पर ही रुक गए। जनरल डायर अपनी ठीक बगल में खड़े कांस्टेबल हरनाम सिंह की ओर देखकर गुस्से में दांत पीसते हुए बोल उठा, शॉट देम ऑल। हुजूर, मैंने कहा गोली मार दो इन सबको, कोई बचना नहीं चाहिए। जी हुजूर। सिपाहियों, बाग को घेर लो। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के तकरीबन 150 पुलिस वाले बंदूक ताने खड़े हो चुके थे और उनके ठीक पीछे लाल आंखें लिए हुए जनरल डायर। पैरों में घुटने तक चमड़े के बूट, सिर पर खाकी रंग की गोल टोपी और हाथों में पॉलिश चढ़ा हुआ डंडा। जनरल डायर ने पूरे मैदान में मौजूद भीड़ को घूर कर देखा और फिर गुस्से से दहाड़ते हुए बोल उठा, टेक पोजीशन। उसके इतना कहते ही तकरीबन 150 पुलिस वाले अपने घुटनों के बल बैठ गए और उन सभी ने भीड़ की तरफ बंदूक की नाल करते हुए पोजीशन ले ली। गन लोड, फायर। बैठ जा पुत्र, नीचे बैठ जा पुत्र, बैठ जा नीचे। वीर जी, पानी, वीर
मुझे पानी। नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। सतेंद्र, 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 किसी ने मेरी सतेंद्र नू देखा है? बापूजी, बापूजी, नीचे बैठो, नीचे बैठ जाओ, जल्दी। सतेंद्र, सतेंद्र, मेरा पोता था 5 साल का, इधर इधर ही। जलियांवाला बाग में लगातार चलती गोलियां और एक के बाद एक अनगिनत लाशों के गिरने का क्रम लगा हुआ था। चारों ओर जान बचाने की जद्दोजहद, चीख पुकार और भगदड़ मची हुई थी। जिसे जो रास्ता मिल रहा था वो वहां से अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन जनरल डायर के गोली चलाने के फरमान के आगे यहां सब बेबस नजर आ रहे थे। डायर के सिपाहियों की गोलियां किसी भी जाति, धर्म और लिंग, यहां तक कि बच्चों और बूढ़ों में भी भेद नहीं कर रही थीं। जिस किसी के शरीर से ये गोलियां निकलती वो एक झटके में जमीन पर लाश के ढेर में तब्दील हुआ जा रहा था। जलियांवाला बाग में जनरल डायर के 150 सिपाही लगातार तब तक गोलियां बरसाते रहे जब तक वहां पर उन्हें एक भी सिर उठा हुआ नजर आता रहा। जान बचाने के लिए लोग बाग के भीतर बने कुएं में कूदने लगे। माएं अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद ही उन्हें उस कुएं में फेंकने लगी। लेकिन आज बेकसूर हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए वो कुआं भी छोटा पड़ गया था। जलियांवाला बाग अब शांत हो चुका था। अब तक मची भगदड़ और तेज चीख पुकार हल्की सिसकियों और कराह में बदल चुकी थीं, और इसी के साथ गोलियों की आवाज भी थम चुकी थी। जलियांवाला बाग में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। जहां अभी थोड़ी देर पहले हजारों की भीड़ थी, शोरगुल सुनाई दे रहा था, वो अब बिल्कुल शांत हो चुका था। डायर के इशारे पर सिपाही उठ खड़े हुए और फिर से पैदल मार्च करते हुए उसी संकरी गली से होते हुए वापस जाने लगे। गली से बाहर निकलकर जनरल डायर अपनी गाड़ी पर बैठा और फिर चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि वाली मुस्कान लिए वहां से चल पड़ा। हेलो, माइकल डायर स्पीकिंग। गुड इवनिंग सर, जनरल डायर दिस साइड। यस जनरल, टेल मी, इज देयर एनी अपडेट? सर, आई हैव फॉलोड योर ऑर्डर। व्हाट डू यू मीन जनरल? Sir, I ordered the shooting of protesters who were attending the public meeting of Indian leaders and breaking the Act 144. Oh, how many died? I don't know, sir. Maybe hundreds. Hundreds? Maybe more than hundreds. I can't say. Okay, General. So, sir, now what to do next? Nothing. Let it be. Good night, General. And good work. You did right. Thank you, sir. Good night. जलियांवाला बाग में हजारों निर्दोष और मासूम लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका था। बच्चे, औरतें, किसी को भी बचकर भागने का अवसर नहीं दिया गया। गोली चलवाने वाले डायर ने ना तो कोई चेतावनी दी और न ही भीड़ पर तनिक भी रहम दिखाया। जो सामने आया उसे गोलियों से भून कर रख दिया गया। मात्र 10 मिनट की इस फायरिंग में हजारों लोग मारे गए और तकरीबन 2000 घायल भी हुए। हजारों लाशें वहां पड़ी हुई थीं। कुछ जिंदा लाशें भी थीं जिनमें अभी भी हल्की हल्की सांसें चल रही थीं। अगर उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जाता तो शायद उनकी धड़कन बंद होने से बच सकती थी। लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान मजबूर था। वो ब्रिटिश सरकार के शिकंजे में फंसा हुआ इतना मजबूर था कि अपने ही लोगों को अपनी आंखों से तड़पता हुआ देखता रहा, लेकिन किसी को बचा न सका। इस हत्याकांड में न जाने कितने परिवार पूरे के पूरे खत्म हो गए।
न जाने कितनी कहानियां जलियांवाला बाग के मैदान में दफन हो गई। किसी ने अपनी मां, किसी ने बाप, किसी ने भाई, किसी ने बेटा, तो किसी ने अपने पूरे परिवार को खोया था। अपने लोगों को बिना किसी गलती के अपनी आंखों के सामने मरते देखना कितना दुखद होता है, इसकी हम और आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। और शायद कल्पना में भी हम उनके दुख की सीमा को महसूस नहीं कर सकते। इसलिए अगले एपिसोड में इस नरसंहार को अपनी आंखों से देखने वाले और जनरल डायर की गोलियों से बचकर आने वाले कुछ लोगों की अनसुनी कहानी आपको बताने वाले हैं। निश्चित रूप से हम उनके दुख को उनके स्तर पर महसूस तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जरूर महसूस कर सकते हैं कि हमारी आजादी कितनी महंगी है, कितनी अमूल्य है। हमने सिर्फ आजादी से जीने के लिए कितना कुछ बलिदान किया है, जबकि आजादी तो धरती पर जीने वाले हर जीव का अधिकार है। अगले एपिसोड में हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने इस नरसंहार में अपनी आंखों के सामने अपनों को मरते देखा था। हम आगे उस वीर की भी बात करेंगे जो 21 साल तक जलियांवाला बाग के दर्द को अपने सीने में लेकर तड़पता रहा और आखिरकार उसने अपने देश के लिए न्याय किया।